Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक रियल स्टोरी बेस्ड हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है अबडक्टेड द मेरी स्टॉफर स्टोरी। दोस्तों, इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 और 74% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। एज यूजुअल हम पहले इस फिल्म के प्लॉट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जानेंगे असली कहानी को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल है 1980। ये कहानी है स्टॉफर फैमिली के बारे में जो मिनेसोटा यूएस में रहते हैं। मिस्टर और स्टॉफर, मैरी स्टॉफर और उनके दो बच्चे एलिजाबेथ और स्टीवन। ये काफी धार्मिक परिवार था जो कई तरह के सोशल वर्क्स करते थे। इनफैक्ट बहुत जल्द वो लोग अपने मिशन ट्रिप पे भी निकलने वाले थे। इसी बीच एक दिन मैरी अपने 8 साल की बेटी बेथ को लेकर सलोन जाती है, जहाँ से लौटते वक्त पार्किंग लॉट में एक बंदा उन्हें उनके ही गाड़ी में किडनैप कर लेता है। उन्हें गन पॉइंट पे लेकर मैरी को एक सुनसान इलाके की तरफ जाने पे मजबूर करता है। मैरी और बेथ दोनों ही बहुत डर गए थे, तो मैरी बिना सवाल किए बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा ये आदमी उसे करने को कहता है। कुछ देर गोल गोल घूमने के बाद वो लोग एक पार्क में जा पहुंचते हैं, जहां ये आदमी मैरी और बेथ को गाड़ी के ट्रंक में भर देता है, मगर वो नोटिस नहीं करता उसे ये सब करते हुए दो यंग लड़के देख रहे थे, जेसन और उसका दोस्त। जैसे ही इस आदमी की नजर पड़ी, उसने झट से जेसन को ट्रंक में कैद कर लिया, मगर उसका दोस्त तब तक भाग चुका था। प्लान में गड़बड़ हो जाने के कारण ये आदमी थोड़ा सा घबरा गया। अब इस लड़के के साथ वो क्या करे? कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो जेसन को गाड़ी से निकालकर कहीं ले गया और मैरी को उसके बेटी के साथ एक वाइट वैन में ट्रांसफर कर दिया। यह उसकी ही गाड़ी थी जो उसने पहले से ही यहाँ पर पार्क करके रखा था। एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। कुछ देर बाद ये गाड़ी जाकर रुकती है एक घर के सामने। ये आदमी मैरी और बेथ को ब्लाइंड फोल्ड करके घर के अंदर ले जाता है और फिर एक क्लोजेट के अंदर बंद कर देता है। तब तक शाम हो चुकी थी। इधर जैसे जेसन की पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे थे, ठीक वैसे ही और बेचैन हो रहे थे अपने पत्नी और बेटी के लिए। कुछ घंटे वेट करने के बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं, मगर पुलिस तब जेसन को ढूंढने में इतने बिजी थे इसीलिए उनके बातों पर ध्यान नहीं दी। असल में जेसन का जो दोस्त भाग गया था, उसने जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। कहा कि जेसन को एक ग्रीन कार के ट्रंक में कुछ दिखा था। पास जाने पर एक आदमी उसे उसी गाड़ी में उठाकर ले गया। उसके बताए गए डिस्क्रिप्शन के मुताबिक वो लोग उस ग्रीन कार को ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें ना वो गाड़ी मिलती है ना जेसन। उधर उस क्लोजेट में मैरी और बेथ तो बिल्कुल शॉक में थे। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे उनके साथ ये हो क्या रहा है। ये क्लोजेट अप्रोक्सीमेटली 4 फीट लंबा और 21 इंच चौड़ा था। अंदर एक मैट्रेस, एक लैंप और एक बकेट था। वो दोनों तो ठीक तरह से सांस तक नहीं ले पा रहे थे। कुछ देर बाद ये आदमी मैरी को एक कमरे में ले जाता है और ऑन कैमरा उसका इंटरव्यू लेता है। इस वक्त मैरी को पता चलता है कि ये इस पागल का नाम है मिंग और वो 15 साल पहले उसका स्टूडेंट हुआ करता था। मैरी उसकी 9th ग्रेड टीचर थी जो उसे हमेशा कम मार्क्स देती थी, जिस वजह से उसे स्कॉलरशिप नहीं मिला। मैरी बिल्कुल हैरान हो चुकी थी। कोई इस वजह से किसी को किडनैप क्यों करेगा? मगर उसे ज्यादा बोलने का हक नहीं था। उसे फिर से क्लोजेट में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ घर में और फिर से पुलिस को कांटेक्ट करता है। इस बार उसके डिटेल्स को सुनकर ऑफिसर को शक होता है। मैरी को जहां पर लास्ट टाइम देखा गया था वो सलोन उसी पार्क के आसपास है जहां से जेसन गायब हुआ है। दोनों ही केस में ग्रीन कार मौजूद है और जेसन के दोस्त के मुताबिक जेसन ने उस गाड़ी के ट्रंक में कुछ देखा था। हो सकता है उसने मैरी और बेथ को ही देखा होगा। ऑफिसर्स श्योर तो नहीं थे, लेकिन इतना उन्हें पता चल चुका था कि ये दोनों केसेस इंटरलिंक्ड है। देखते देखते रात हो जाती है। बेथ को बाथरूम जाना था। पहले तो मिंग उन्हें उस बकेट को यूज करने को कहता है, फिर बहुत रिक्वेस्ट करने पर बाथरूम ले जाता है। मैरी सबसे पहले ड्रॉयर्स चेक करती है, खिड़की से भागने की कोशिश करती है, मगर फायदा कुछ नहीं होता। ऐसे ही देखते देखते 7 दिन बीत जाते हैं। मिंग उन्हें धमकाता है कि अगर उसने कभी भी भागने की कोशिश की तो वो उन्हें मार डालेगा और साथ में अर्फ और स्टीवन को भी। मतलब वो उन्हें गन पॉइंट पे बंदी बनाकर एक नॉर्मल लाइफ लीड करने को कह रहा था। साथ में किसी जानवर की तरह एक साथ बेल्ट से बांधकर भी रखता था। मैरी उसे बहुत बार रिक्वेस्ट करती है बेथ को छोड़ देने के लिए, क्योंकि ये मामला जो भी है वो मिंग और उसके बीच का है। कहीं ना कहीं उसे फील हो रहा था कि ये पागल उससे ऑब्सेस्ड है, प्यार करता है उससे। तो वो मिंग को इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करती है ताकि वो उसे बांध कर ना रखे, उसे अर्फ को कॉल करने दे, मगर मिंग उसके बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करता है।
उधर पुलिस भी चुप नहीं बैठी थी। वो लोग लगातार कोशिश कर रहे थे। जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए थे। न्यूज चैनल्स पर भी इस खबर को बार बार टेलीकास्ट कर रहे थे। ये सब देखकर मिंग थोड़ा सा डर जाता है और वो मेरी से एक चिट्ठी लिखवाता है जिसमें लिखा था कि मेरी अपने मर्जी से गायब हुई है। वो अभी मिशन ट्रिप पे जाना नहीं चाहती, इसलिए वो कुछ दिन अकेले रहना चाहती है। उसी रात मिंग मेरी पर सेक्सुअल असॉल्ट स्टार्ट करता है एंड नॉट ओनली दैट, वो सब कुछ ऑन कैमरा रिकॉर्ड भी करता है। देखते देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं और उसको वो चिट्ठी मिल चुकी है, मगर वो उस पर बिलीव नहीं करते। सिर्फ इतना श्योर हो जाते हैं कि मेरी जिंदा है। जिसन का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उधर हर एक गुजरते दिन के साथ मेरी और बेथ की हालत और खराब हो रही थी। ऐसा नहीं कि वो हिम्मत हार चुके थे, मगर ऐसा और कब तक चलेगा। हमें पता चलता है मिंग का एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। पैसा तो उसके पास है, मगर उसे एक परिवार का बहुत फैसिनेशन है जो वो मेरी के जरिए पूरा करना चाहता है। एक दिन वो मेरी को एक न्यू ड्रेस गिफ्ट करता है। शाम के वक्त बहुत सारा खाना भी ले आता है उनके लिए, क्योंकि उस दिन मेरी का जन्मदिन था। मिंग बहुत एक्साइटेडली मेरी को बर्थडे केक से सरप्राइज करता है। बेथ को एक वीडियो गेम भी गिफ्ट करता है। उसका इंटेंशन था मेरी को खुश करने का, मगर उसे पता नहीं था मेरी ने चुपके से उसका बिल जिस पर इस घर का एड्रेस लिखा था वो चोरी कर ली थी। शाम के वक्त जब मिंग फिर से मेरी को इंटरव्यू करने लगता है तो मेरी फिर से उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। मिंग ने प्रॉमिस किया था कि अगर मेरी उसके साथ इंटीमेट होगी तो वो उन्हें जाने देगा, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मिंग उसे अपने से दूर करना नहीं चाहता था। वो चाहता था मेरी उससे प्यार करे, ठीक वैसे ही जैसे वो अर्थ से करती है। मिंग खुद को रेपिस्ट मानना नहीं चाहता था। जितनी बार मेरी उसे रेपिस्ट बुला रही थी, मिंग जैसे पागल हो रहा था। गुस्से में वो एडमिट कर लेता है कि वो मेरी को पिछले कई दिनों से स्टॉक कर रहा है, घर के अंदर बाहर हर जगह। इवन उसे तो मेरी और उसके हस्बैंड के प्राइवेट लाइफ जो उनके बेडरूम तक ही लिमिटेड है उसकी भी हर एक डिटेल्स पता है। मिंग को बिल्कुल वैसा ही पैशनेट लव मेकिंग चाहिए। मेरी ये सब जानकर बहुत नाराज हो जाती है और मिंग को पागल रेपिस्ट बुलाती है, जिस पर मिंग का रिएक्शन बहुत भयानक होता है। वो बेथ को प्लास्टिक से सफोकेट करने लगता है। तब तक नहीं रुकता जब तक मेरी उसका डिमांड पूरा न कर दे। इसके कुछ दिन बाद ही अपने घर के बेसमेंट में अर्फ को कुछ मडी फुटप्रिंट्स दिखते हैं। खिड़की भी टूटी हुई थी और साथ में उनके बेडरूम के फ्लोर में एक होल भी दिखता है। अर्फ उसी वक्त पुलिस को बुलाते हैं, जिनका कहना था कोई किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उनके बेडरूम में नजर रखता था। अब ये किसका काम है वो तो हम इजीली गेस कर सकते हैं। ऐसे ही 24 डेज बीत जाते हैं। मिंग का टॉर्चर तो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन बार बार अपना अपमान सहन करना किसी को भी मंजूर नहीं। मिंग के बातों से मेरी उसे कुछ कुछ समझने लगी थी, तो वो उसी के वीक पॉइंट्स को उसी के खिलाफ यूज करती थी। उसे पता चलता है मिंग का बचपन कुछ ठीक नहीं था। उसे बुली का शिकार होना पड़ता था। उसके पिता की मौत भी बहुत जल्दी हो गई, इसीलिए उसे ही सब कुछ संभालना पड़ा। अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ा, लेकिन उसे कभी किसी से प्यार नहीं मिला। सिर्फ मेरी ही उसके लिए जीने की उम्मीद है। वो उसी के साथ खुश रहना चाहता है। वो मेरी से प्रॉमिस करता है कि अगर उसने उसकी हर बात मान ली तो वो मेरी का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा, उसकी हर एक जरूरत पूरा करेगा। वो इवन वो मेरी को एक बाइबल लाकर भी देता है, मगर एक्सेसिव हीट में तड़पने के बाद भी उन दोनों को क्लोजेट से बाहर नहीं निकालता। एक दिन उस घर में एक हादसा होता है। मिंग के निकल जाने के कुछ देर बाद ही मेरी को घर के अंदर किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। बाद में बेसमेंट से भी गाने की आवाज आने लगती है जोर जोर से। तो मेरी समझ जाती है कि ये मिंग नहीं कोई और है। मेरी जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगती है, मगर गाना इतना हाई वॉल्यूम में बज रहा था कि वो आदमी कुछ सुन ही नहीं पाता। वो असल में मिंग का कजिन ब्रदर था, जो कभी कभी उस बेसमेंट में रहने के लिए आ जाता था, लेकिन मिंग ने बाद में उसे भी मना कर दिया। उधर अर्फ को एक बात याद आती है। ऑलमोस्ट 5 साल पहले उसके पेरेंट्स के घर में एक हमला हुआ था। कुछ चोरी तो नहीं हुई, लेकिन जो हमलावर था वो काफी ऑड था। उसने अर्फ के माँ को देखकर कहा था, अरे ये तो गलत मिसेस स्टॉफर है। पुलिस को तब पता नहीं था, लेकिन वो हमलावर मिंग ही था। वो पिछले कई सालों से मेरी को ढूंढ रहा था। उसे लगा उस घर में मेरी होगी, लेकिन मेरी तब फिलीपीन में थी अपने हस्बैंड के साथ। पुलिस को सिर्फ इतना आइडिया लग चुका था कि ये हमलावर एक एशियन था, तो उन्होंने अपने सर्च को नैरो डाउन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा।
देखते देखते 30 दिन बीत चुके थे। एक दिन मिंग मेरी और बेथ को लेकर शिकागो जाने की बात करता है। असल में शिकागो में एक जॉब फेयर होने वाला था। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस था, मिंग उसे किसी बड़े कंपनी के पास बेचकर खुद किसी बड़े शहर में जाकर सेटल होना चाहता था, मेरी और बेथ के साथ। इसीलिए उसने एक आरवी भी खरीद लिया था। रात के अंधेरे में वो लोग निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था तो उन्हें रुकना भी पड़ता है। एक वक्त मेरी नोटिस करती है मिंग नींद में है और बाहर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं। मेरी बहुत कोशिश करती है उनके अटेंशन पाने की, मगर उल्टा मिंग जाग जाता है और एक्स्ट्रा अलर्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस में जाते वक्त मिंग मेरी और बेथ को कुछ ऐसे बांध कर जाता है कि अगर वो लोग रस्सी को ज्यादा खींचेंगे तो गैस लाइन ब्रेक हो जाएगा और ये पूरी गाड़ी ही ब्लास्ट कर सकती है। साथ में ये भी धमकाता है कि अगर इन दोनों ने चिल्लाने की कोशिश भी की तो वो सबको मार डालेगा। बेथ उसके बातों से काफी डर चुकी थी, जो कि काफी नॉर्मल थी, मगर मेरी को तो कोशिश करनी ही थी। उसे वहाँ कुछ यंगस्टर्स नजर आते हैं। वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, मगर उन लड़कों को मेरी पागल और उसकी बातें मजाक लगती है। एक बहुत ही अच्छा मौका उनके हाथ से निकल चुका था, मगर मेरी और कर भी क्या सकती थी। फिर भी वो हार नहीं मानती। वो बहुत पेशेंटली मिंग से डील करती है, उसकी हर बात मानती है और चुपचाप सब कुछ सहन करके उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। इसका फल एक दिन उसे मिलता है। 45 डेज उस छोटे से क्लोजेट में बिताने के बाद मिंग उन्हें एक कमरा अलॉट करता है, टीवी के साथ। फादर्स डे में बेथ को अपने पिता को कॉल करने का मौका भी देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस, मीडिया सभी उन्हें भूल चुके हैं, जो कि पार्शियली सच भी था। पुलिस को और कोई क्लू नहीं मिली तो धीरे धीरे केस फाइल नीचे चली गई, मगर अर्फ एक दिन एक मिनट के लिए भी उन्हें नहीं भूला। उधर मेरी और उनके बेटे के लिए सिचुएशन डे बाय डे क्रिटिकल होती जा रही थी। मिंग के बातों से मेरी समझ चुकी थी ये पागल उन्हें और ज्यादा दिन जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज या फिर कल वो उनका खून जरूर करेगा। इनफैक्ट वो तो ये तक तैयार कर चुका था कि उसके बाद वो क्या करेगा। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। जो करना होगा जल्दी करना होगा। ऑन द 4th of July बेथ के इंसिस्ट करने पर मिंग उन्हें लेकर फायरवर्क देखने जाता है, लेकिन उससे पहले उन्हें बहुत धमकाता है। वैसे इसकी और जरूरत नहीं थी, बेथ ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी, लेकिन मेरी नहीं। पार्क में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। मेरी एक पुलिस ऑफिसर को इशारा करती है, मगर वो देखते ही नहीं। फिर से एक मौका मिस हो चुका था, लेकिन ऑन दी 53rd डे भगवान उन्हें एक मौका और देते हैं। तब मिंग उन्हें दरवाजे से बांधकर ऑफिस जाता था। उस दिन मेरी नोटिस करती है दरवाजे का एक स्क्रू लूज हो चुका है। अब इस मौके को गंवाना नामंजूर था उसे। वो पूरी ताकत लगाकर खींचती है दरवाजे को और वो स्क्रू कंप्लीटली बाहर निकल आता है और दरवाजा टूटकर गिर जाता है। मेरी जल्दी से अपने बेटे को लेकर बाहर भागती है और पुलिस को कॉल करती है। अपना नाम और इस घर का एड्रेस बताते हुए मदद मांगती है, मगर मिंग के वापस आने का वक्त हो रहा था तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई भी थी। अगर पुलिस से पहले वो आ गया तो आज ही उनका आखिरी दिन होगा। पुलिस उन्हें बाहर जाकर किसी नेबर के घर छुपने के लिए कहती है। वो लोग आ रहे हैं उन्हें रेस्क्यू करने। मेरी बेथ को लेकर जल्दी से बाहर जाने लगती है, लेकिन एक गाड़ी की आवाज सुनाई देने पर उन्हें छुपना पड़ता है। डर से वो दोनों कांपने लग जाते हैं, ना जाने अब क्या होगा। मगर वो असल में एक ऑफिसर थे जो उन्हें रेस्क्यू करने आए थे। उधर मिंग को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। मेरा और बेथ को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां उनके लिए ऑलरेडी अर्फ और स्टीवन वेट कर रहे थे। उनके चेन को काट दिया जाता है और फाइनली इतने दिनों बाद उन्हें ट्रू फ्रीडम का मतलब समझ आता है, जो उस वक्त उनके लिए जान से भी ज्यादा प्यारा था। दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। चलिए अभी जान लेते हैं कुछ रियल डिटेल्स के बारे में। ऑन 16th of May 1980 36 साल की मेरी और उनके 8 साल की बेटी एलिजाबेथ को 29 साल का मिंग किडनैप कर लेता है, जिसके बाद 53 डेज तक मेरी को वो सारे टॉर्चर्स झेलने पड़े जो किसी भी लड़की के लिए नाइटमेयर से कम नहीं है। उसे पता चला मिंग पिछले कई सालों से उसके तलाश में है। इससे पहले एटलीस्ट 4 बार उसे किडनैप करने का ट्राई कर चुका है। वो 3 बार उसके घर में स्पाइंग करने गया था। वो फाइनली उसके बेड के नीचे एक होल ड्रिल करके वो उन पर स्पाइंग करता था। जब फाइनली उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ, उसने मेरी को किडनैप कर पाया, तो 6 साल के जेसन ने उसे देख लिया। मजबूरन उसे जेसन को मारना पड़ा। उसने उसके माथे पर लोहे के रॉड से लगातार वार किया और फिर उसी पार्क के किसी कोने में लाश को फेंक दिया। मिंग उन 53 डेज में ऑलमोस्ट हर रात मेरी का रेप किया करता था।
ऑन कैमरा, जो कभी कभी घंटों तक कंटिन्यू होता था, क्योंकि उस रेपिस्ट को वो प्यार चाहिए था जो मेरी अपने पति से करती थी। वो दिन मेरे के लिए नरक में बिताने जैसा था, मगर भगवान पर से मेरे का भरोसा कभी नहीं टूटा। वो लगातार प्रेयर करती रहती थी और अपने आप को शांत रखती थी, जिस वजह से ही फाइनली वो निकल पाई। जब मिंग के खिलाफ ट्रायल शुरू हुई, उसने मेरे पर चाकू से हमला कर दिया, इतना गहरा घाव कर दिया उसके शरीर पे कि मेरे को 62 स्टिचेस लगे। मिंग को इसकी सजा भी मिली। पहले तो किडनैपिंग चार्जेस के अकॉर्डिंग उसे 30 साल की जेल हुई ही थी, लेकिन बाद में जेसन की लाश मिलने पर उसे 40 साल बना दिया गया। दोस्तों, रियलिटी इस फिल्म से मैच तो करती है, मगर कई क्रिटिक्स का दावा है कि यहाँ पर सब कुछ शुगर कोटिंग के साथ प्रेजेंट की गई है। रियलिटी इससे कई गुना ब्रूटल है, विच इज डेफिनेटली ट्रू। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज पसंद है तो आप इन 2 वीडियोस को देख सकते हो। लेफ्ट वाले वीडियो में आपको एक ऐसी लड़की की कहानी जानने मिलेगी जिसे 7 साल तक एक कॉफिन जैसे बॉक्स में रखा गया, सेक्स स्लेव की तरह टॉर्चर किया गया, मगर फिर भी वो बच निकली। राइट वाले वीडियो में आपको एक ऐसी ब्रेव लड़की की कहानी जानने मिलेगी जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने हिम्मत और विल पावर के दम पे एक साइको सीरियल किलर को बुद्धू बनाकर भाग निकली। उसके बाद खुद बिना किसी के मदद के पुलिस में जाकर रिपोर्ट किया और उनकी मदद की उस पागल को ढूंढ निकालने में। दिस स्टोरी इज रियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।